जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट 2 करने जा रहे हैं। सेट 2 आपका जो है सेट 1 कर लिए थे और उसमें यदि कोई डाउट है तो कॉल या व्हाट्सएप करके या ग्रुप में डिस्कशन करके आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। सेट 2 में है, पहला क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो आपका कहता है हीज मदर गेव हिम अ नोट फॉर हीज टीचर। हीज मदर गेव हिम अ नोट फॉर हीज टीचर। देखिए क्वेश्चन है हीज मदर गेव हिम अ नोट फॉर हीज टीचर। देखिए आपका जो है ये एक्टिव वॉइस है और इसको जो है पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना है। ध्यान दीजिए, आपके पैसिव में कभी भी, पैसिव का मतलब आपके B+V3 पैसिव वॉइस में होंगे तभी पैसिव कहलाएगा। आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं, ये तो आपके जनरल रूल्स हैं जो आपके 90% अप्लाई होते हैं, 100% नहीं, लेकिन B+V3 100% अप्लाई होते हैं। यदि पैसिव वॉइस है तो उसका मेन वर्ब हमेशा V3 फॉर्म में रहेगा। यानी कि B मतलब ऐसा नहीं, B का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग और बीन, बी, बीइंग और क्या, बीन। ये 8 भाई है। बी कितना भाई है? 8 भाई। तो इसमें से एक +V3 ये पैसिव होगा तभी संभव है पैसिव, यानी कि इज, एम, आर। अब किसमें कौन सा विभव आता है ये आपको बताया गया होगा। जैसे आपके इज, एम, आर प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए कंटिन्यूअस जहां भी हो पैसिव में बीइंग आता है, परफेक्ट में हमेशा बीन आता है, पास्ट इंडेफिनिट के लिए वाज या वर विभव है, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए बनता है तो बीइंग ही, यानी इस तरह से मॉडल के लिए बी वर्ब आता है। तो इस तरह से आपके बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं वॉइस के वो क्लियर होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि हीज सब्जेक्ट है, गिव क्या है V2, हिम क्या है ऑब्जेक्ट, और ए नोट क्या है, फिर क्या है ऑब्जेक्ट, ए नोट तो ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कितना है? 1 और 2। आपके देखिए हिज मदर गेव हिम अ नोट फॉर हिज टीचर। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, आप इसी को कहते हैं डबल ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। एक हिम जो है आपका क्या है? पर्सन है, दैट मीन्स लिविंग है, और लिविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग लिविंग ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? तो लिविंग ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट 2 है यानी नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं नॉन लिविंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं नॉन लिविंग को, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं लिविंग को। अब देखिए ऑब्जेक्ट पैसिव ऑब्जेक्ट से बनता है, आप या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाइए या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाइए। यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं, यदि पैसिव किससे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो आपके पैसिव वॉइस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाया जाता है? जनरली टू लगाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। यदि आप किससे तो ध्यान दीजिए, यदि आप ध्यान दीजिए किससे, तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में इनडायरेक्ट के पहले टू। जैसे देखिए हीज मदर गेव हिम अ नोट फॉर हिज टीचर। अब दोनों से बना सकते हैं, हिम से बनाइएगा तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव क्या होता है? वाज या वर। तो क्या हो जाएगा? ही वाज, V3 क्या होगा? ही वाज गिवेन अ नोट, ही वाज गिवेन अ नोट, यही ऑप्शन ही से है तो देख लीजिए, ही वाज गिवेन अ नोट फॉर हिज टीचर, लिख लेंगे अदर वर्ड, फॉर हिज टीचर, और लास्ट में क्या? बाय सब्जेक्ट, तो बाय हिज मदर। तो क्या हो जाएगा? बाय हिज मदर।
He was given a note for his teacher by his mother. He was given a note for his teacher by his mother. तो आपका पहला का ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ही वाज गिवन। फर्स्ट का जो ऑप्शन होगा बी, बी सही हो गया। तो पहला का जो आंसर होगा क्या होगा, बी। ही से बनाया है, दैट मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया है। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनेगा तो क्या होगा, तो उसको समझ लीजिए। जैसे यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाता तो होता अ नोट, और नोट सिंगुलर है तो वाज गिवन, अ नोट वाज गिवन। अब इसी में हमने बोला कि यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाइएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगता है, टू। तो ए नोट वाज गिवन टू हिम, ये होना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा, टू हिम फॉर हिज टीचर, फॉर हिज टीचर बाय हिज मदर, बाय हिज मदर। तो ये आपका फिर सही है, तो दोनों सही है, लेकिन ऑप्शन में ही से दिया है यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। लेकिन याद रखिएगा यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो पैसिव में आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगता है। तो पहला का हो गया आपका बी। सेकेंड नंबर है सिलेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, डोंट पार्क हियर द पुलिसमैन सेड टू देम। देखिए इस तरह आपको हमने बतलाया था नरेशन में कि आप नरेशन में कितने जगह पे वर्क करते हैं, तो 3 जगह पे, रिपोर्टिंग वर्ब, कंजंक्शन, कंजंक्शन बोले तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, और रिपोर्टेड स्पीच। नरेशन में यही होता है कि आपके टेंस, सेंटेंस, आपके अदर वर्ड्स, पर्सन सभी की चेंजिंग होती है, लेकिन वॉइस में ऐसा नहीं था। अब यहाँ देखिए सेंटेंस किसका, डोंट पार्क हियर, आपके इम्परेटिव है तो आपको पता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए आपके टू आता है इम्परेटिव सेंटेंस में। इम्परेटिव सेंटेंस में, इम्परेटिव सेंटेंस में, इम्परेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, टू, और निगेटिव के लिए आता है नॉट टू। ये पॉजिटिव के लिए है, ये क्या है, निगेटिव के लिए। टू आने के बाद हमेशा भी वन आएगा। पर्सन्स होंगे तो आपके चेंजिंग होगा, अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड का भी चेंजिंग होगा। तो इस तरह से आपके रिपोर्टिंग वर्ब आपके कुछ भी हो सकते हैं, आस्क्ड भी हो सकते हैं, ऑर्डर्ड भी हो सकते हैं, रिक्वेस्टेड भी हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आपके मीनिंग पूरे आपके फिलफिल होना चाहिए कंजंक्शन। तो इस तरह से आपके ध्यान दीजिए, डोंट पार्क हियर द पुलिसमैन सेड टू देम, तो क्या हो जाएगा, द पुलिसमैन ऑर्डर देम नोट टू पार्क, नोट टू पार्क क्या होगा, हियर, नोट टू पार्क हियर। हियर का क्या होगा, देयर का हेयर होता है इसलिए हेयर का हेयर रहता है, ठीक है। तो द पुलिसमैन आपका जो कह रहा है तो क्या हो जाएगा, द पुलिस ऑर्डर हो रहा है तो द पुलिसमैन ऑर्डर, द पुलिसमैन ऑर्डर। निगेटिव है तो क्या होगा, नोट टू, नोट टू द पुलिसमैन ऑर्डर, और उसके बाद द पुलिसमैन ऑर्डर देम नोट टू पार्क हेयर। सेकंड का सी, देखिएगा क्वेश्चन अपना, सेकंड का सी सही है। या इस तरह से आप एक फॉरवर्ड से भी बनता है, तो यदि फॉरवर्ड से बनाइएगा तो आपके नोट नहीं आना चाहिए क्योंकि फॉरवर्ड निगेटिव है। तो आप फॉरवर्ड से यदि बनाना चाहते हैं तो बनेगा द पुलिसमैन फॉरवर्ड देम, द पुलिसमैन फॉरवर्ड देम टू पार्क हेयर, द पुलिसमैन फॉरवर्ड देम टू पार्क हेयर। तो ये आपके नॉलेज के लिए है, जो लेकिन मीनिंग जो आपके ऑप्शन में होंगे उसके अकॉर्डिंग चलना है। कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए। नरेशन में हमेशा 3 जगह पे आपकी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब, कंजंक्शन और रिपोर्टेड स्पीच। सेकंड का ऑप्शन हो गया आपका सी। थर्ड नंबर है साइनोनिम ऑफ एकॉर्ड। थर्ड नंबर है साइनो, एकॉर्ड का नोट कीजिएगा, एकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, एकॉर्ड मतलब सहमति, कन्फर्म मतलब सहमति, रिफ्यूजल अस्वीकार, डिसेंशन, डिसेंशन मतलब मतभेद, अपोजिशन मतलब क्या, जो अपोजिशन उलट विपक्ष में होता है उसको बोलते हैं। तो आपका साइनोनिम एकॉर्ड का जो होगा वह हो जाएगा आपका कन्फर्म, सहमति। एकॉर्ड मतलब सहमति, कन्फर्म मतलब सहमति। तो आपके 3 का आंसर होंगे ए, 3 का ए। जैसे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसी तरह सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एकॉर्ड भी बोलते हैं सिंटेक्स को। नेक्स्ट है 4 नंबर एंटोनिम ऑफ फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सुगंध या खुशबू। अब इसका उल्टा देखिए, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ताकत, टी लगा लीजिएगा आपके छूटा हुआ है जो,
ताकत, स्टेंच, तो स्टेंच मतलब होता है दुर्गंध, स्टेंच मतलब दुर्गंध, तो सुगंध का उल्टा दुर्गंध, तो फ्रेग्रेंस सुगंध और स्टेंच दुर्गंध, तो 4 का हो जाएगा बी, 4 का बी। स्टील चुराना और डर्ट क्या हो गया, एक डर्ट मतलब वो कण वगैरह जो होते हैं धूलकण। तो इस तरह से आपके क्या हो गए, एंटोनिम जो फ्रेग्रेंस का हो गया वो स्टेंच हो गया, 4 का बी। 5 नंबर है 5, रीअरेंजमेंट द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। कह रहा है कि जनरेशन शुड यूज द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वाइजली एंड स्पेयरिंगली द नेक्स्ट। देखिए 5 नंबर देखिए 5 नंबर आपका क्वेश्चन PQRS है, सेंटेंस अरेंजमेंट है PQRS। इसमें आपके ग्रामर के कंसेप्ट काम करते हैं, इसमें आपके जो है ग्रामर के कंसेप्ट ही क्या करेंगे, काम करेंगे। प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कंजंक्शन का, यदि कंसेप्ट मॉडल का क्लियर है तो आपके सेंटेंस अरेंजमेंट यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम विद इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड 20 सेकेंड में आप इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे हम चलते हैं प्रैक्टिस से इसमें आगे बढ़ते रहिएगा। जैसे आपका दिया है जनरेशन शुड यूज, पी ऑप्शन दिया है जनरेशन शुड यूज, उसके बाद क्यू ऑप्शन है द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी wisely and sparingly the S है the next। अब देखिए ऑप्शन क्या है, QRPS, बी ऑप्शन है RPQS, सी ऑप्शन है SPQR, डी ऑप्शन है SQPR। ठीक है, ये देखिए आपका। अब देखिए इसमें सेंटेंस को भी देखना है, ऑप्शन को भी देखना है ताकि जल्दी हो। आपके स्टार्टिंग में क्या क्या दिया है, SS से है, Q से है और R से है। तो यानी Q से दिया हुआ है और R से भी दिया हुआ है स्टार्टिंग, और SS से यानी S से, यानी P से नहीं सोचना है आपको कि P से स्टार्टिंग होगा। अब देखिए आपके कहाँ होंगे, तो अब ध्यान दीजिए, हम द नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि आपके जो है, ध्यान दीजिए द नेक्स्ट के बाद, इसके बाद आपके क्या आना चाहिए। देखिए आप यदि द नेक्स्ट आर्टिकल द नेक्स्ट से यदि स्टार्ट करते हैं एस से, तो द नेक्स्ट क्या है आपके एडजेक्टिव, तो इसके बाद क्या नीड है, तो आपके नाउन का। तो एस के बाद देखिए नाउन किस में है, तो नाउन के लिए आपको आर्टिकल चूंकि ले लिया है तो क्यू नहीं होगा, एस के बाद क्या नहीं होगा, तो एस के बाद आपका क्यू नहीं होगा यदि हम एस से ले रहे हैं तो। ठीक है, आपके आर नहीं होगा क्योंकि एडजेक्टिव ले लिए हैं, क्या होगा पी होगा क्योंकि नाउन हमको चाहिए। अब जनरेशन शुड बी, यदि एस के बाद हमने क्या लिया, एस के बाद यदि पी, एस पी। अब देखिए एस के बाद जब पी लिया तो द नेक्स्ट जनरेशन शुड बी। अब उसके बाद देखिए द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वाइजली एंड स्पेंगली। अब देखिए वाइजली एंड स्पेंगली द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, तो आप जो है पहले क्या, पहले वाइजली एंड स्पेंगली, ये आपके लास्ट पार्ट बनेंगे। क्यों, क्योंकि उसके बाद शुड यूज के बाद द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी उसको एक्सप्लेन करेगा और उसके बाद ये दोनों पार्ट आएंगे। तो एस पी क्यू आर, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 5 का सी ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है, एस के बाद क्या संभव है, तो पी। अब देखिए द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वाइजली एंड स्पेंगली, या वाइजली एंड स्पेंगली द रिन्यूएबल एनर्जी, एक गलत है क्योंकि कोई चीज पहले आता है और उसका एक्सप्लेनेशन बाद में आता है, याद रखिएगा। आखिर आप मान लीजिए आर से सोचते हैं कि आर से स्टार्ट हो, तो माय डियर वाइजली एंड स्पेंगली एडजेक्टिव से नहीं स्टार्ट होगा। आपके द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आप यदि क्यू से स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्यू के बाद आपके आर ऑप्शन में दे रहा है और उसके बाद पी, जो आपके लास्ट में एस,
तो द नेक्स्ट लास्ट में नहीं रह सकता है, तो इसलिए क्यू से भी आप नहीं सोच सकते हैं। तो इस तरह से आप ग्रामर के कंसेप्ट को समझकर आप इसके जो सेंटेंस अरेंजमेंट है आप जो है इजी से बना सकते हैं, बहुत इजीली। यानी कि यदि आप ये सोच रहे हैं तो सोचिए कि ये लास्ट में नहीं रहेगा, द नेक्स्ट, तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए सूटेबल। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जल्दी से जल्दी ये बनने लगेंगे। नेक्स्ट है 6 नंबर, तो 5 का हो गया सी। 6 नंबर है एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। आइडियम फ्रेज है ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब होता है, आपका ध्यान दीजिए, ग्रीन थंब का मतलब होता है जिसे बागवानी का शौक हो या गुण हो, तो टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग। तो आपका 6 का ये। 7 नंबर है ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आप इस सारे को कलेक्ट कीजिए और याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज यानी सारे रोगों का रोकथाम, निदान क्या कहलाता है, आपका पनेसिया कहलाता है, पहले भी करवाए हैं। 7 का बी पनेसिया, रामबाण। 7 का बी। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर दैट हार्डली काउंट्स। दैट कह रहा है कि दैट हार्डली काउंट्स। माय डियर, आपके क्वेश्चन टैग हैं और क्वेश्चन टैग के बारे में आपको पता होगा कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। कोई सेंटेंस हो और क्या हो, जैसे मान लीजिए सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट होगा, उसमें ए भी छिपा होगा या एम भी होगा और ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। और टैग क्या होता है, तो टैग होता है कॉमा, ए भी प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये आपका टैग कहलाता है, समझिएगा। जैसे हमने बोला कि आप पढ़ते हो, आप टेस्ट सीरीज करते हो ना, कंफर्मेशन के लिए जो हम बोलते हैं है ना, हो ना, उसको टैग बोलते हैं, यानी कि कंफर्मेशन के लिए। जैसे तुम पढ़ते हो ना, तुम खाते हो ना, तुम सुबह दौड़ते हो ना, यानी ये हो ना जो आता है ना आता है, वही टैग कहलाता है। टैग जो होता है ए भी प्लस सब्जेक्ट, बहुत इजी है। यही सब्जेक्ट यहाँ होता है, आप ये सब्जेक्ट है नाउन, तो आपके प्रोनाउन लिखने पड़ेंगे, यदि प्रोनाउन है तो सही है। यही ये भी यहाँ पे हो जाता है, लेकिन आपके जो है हमेशा जो है ए भी और सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, यदि सेंटेंस जो है पॉजिटिव है तो यह निगेटिव होगा, यदि सेंटेंस जो है निगेटिव है तो टैग जो है पॉजिटिव होगा, ये कंसेप्ट। और हमेशा जो ये होता है यह शॉर्ट फॉर्म यूज होता है, शॉर्ट फॉर्म। जैसे हमने बोला शैल नोट, तो शैल नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, शांत होता है। वुड नोट तो क्या वुडंट, विल नोट तो विल नोट का वंट, ठीक है। जैसे कैन नोट तो कैंट, तो ये शॉर्ट फॉर्म यूज होता है। जैसे हमने बोला कि आप पढ़ते हो, यू रीड, इसका टैग क्या होगा, तो इस यू रीड कौन टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपके एक्सिलरी वर्ब कौन छिपा हुआ है, डू या डज, तो डू के साथ क्या आता है, डू, तो आपके यू के साथ क्या आता है, यू के साथ आता है डू, तो यहाँ हो जाएगा डू। अब पॉजिटिव है तो यह क्या बनेगा, निगेटिव, तो डू के क्या हो जाएगा, डंट, और इस यू सब्जेक्ट, तो डंट यू, यू रीड डोंट यू, आप पढ़ते हो ना। जैसे हमने बोला सी इज नोट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रही है, सी इज नोट रीडिंग, क्या बनेगा, अब देखिए इसका एक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, यहाँ इज निगेटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, इज और सी क्वेश्चन मार्क, कितना इजी है, इज सी, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन टैग कहलाते हैं। इसी में आपको रिकॉग्नाइजेशन में दिक्कत होते हैं कि यदि दैट है, जैसे हमने बोला कि दिस इज अ पेन, या एक कलम है ना, तो इसका टैग क्या होगा, तो आपके पॉजिटिव है सेंटेंस, टैग निगेटिव इज, और इज का निगेटिव का इजंट होगा, ठीक है। अब दिस सब्जेक्ट का क्या होता है टैग में, तो दिस सेंटेंस का टैग में सब्जेक्ट जो होता है वह हो जाता है ईट, इस दिस दैट का ईट, दीज दोज का क्या डे, ठीक है, वन, ये सब जो भी है, मान लीजिए आपके एवरीवन, एनीबॉडी, ये सब का दे, तो ये आपके ये सब याद करने पड़ेंगे। तो इसी तरह से आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें दिया हुआ है दैट हार्डली काउंट्स, दैट हार्डली काउंट्स, देखिए आपके हैं दैट हार्डली काउंट्स,
अब देखिए इसका टैग क्या होगा माय डियर, आपके जो है यह सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट V5 प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए हार्डली एक निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव है तो टैग क्या होगा पॉजिटिव। हार्डली, स्कार्सली, रियरली, फ्यू, लिटिल, ये सब आपके निगेटिव वर्ड हैं। यदि यह सेंटेंस में हो तो टैग हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। अब देखिए डैड के साथ क्या होगा, तो डैड के साथ क्या नंबर क्वेश्चन है आपका 8 नंबर है, तो डैड के साथ आपके सिंगुलर है तो डज आएंगे, और डज क्या होगा, तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर क्या होता है डज, क्योंकि यह निगेटिव है पॉजिटिव रहेगा। और डैड का सब्जेक्ट जो होता है वह ईट होता है, जैसे दिस का भी ईट और डैड का ईट। तो इस तरह से आपके जो हो गए डज ईट। 8 का ए। 9 नंबर आइए, 9 नंबर है आपके क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है द एग्जामिनेशन विल बिगिन, एग्जामिनेशन कब बिगिन होगा, मंडे, मंडे से बिगिन, मंडे को होगा तो ऑन मंडे, लेकिन मंडे से चालू ही होगा तो बिगिन फ्रॉम मंडे। सुधार लीजिएगा, इसमें बिगिन फ्रॉम मंडे होगा, तो आपके 9 का ए होगा, 9 का ए, ठीक है, 9 का ए कर लीजिएगा, 9 का ए बिगिन फ्रॉम मंडे, 9 का ए। ऑन सिर्फ उस दिन होता है तब आपके ऑन होते, बिगिन फ्रॉम मंडे। चलिए नेक्स्ट है आपके 10 नंबर, 10 नंबर है दे हैव लॉस्ट ऑफ देयर कॉन्टेक्ट, दे हैव लॉस्ट ऑफ देयर कॉन्टेक्ट। अब देखिए उसने क्या कर दिया, अपने कॉन्टेक्ट सभी लॉस्ट कर दिए। अब देखिए 10 में आपके ध्यान दीजिए, आपके कभी भी यहाँ पे ऑप्शन है मेनी, स्मॉल, लिटिल, मच। माय डियर स्मॉल, लिटिल मच ये सब हमेशा इसके बाद क्या चाहिए, लिटिल के बाद, मच के बाद। स्मॉल तो आपके अलग मीनिंग है, लिटिल और मच इसके बाद क्या चाहिए, मेनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन लिटिल और मच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं, दैट मीन्स अनकाउंटेबल नाउन, जो हमेशा क्या होता है सिंगुलर होता है, ठीक है। तो लिटिल मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब देखिए यहाँ पे आपका है दे हैव लॉस्ट अब ऑफ देयर कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट क्या है प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसलिए आपके लिटिल और मच नहीं होंगे। स्मॉल ये अलग एडजेक्टिव है, ये यहाँ पे कोई ऑप्शन सुटेबल पे नहीं बैठते हैं, आपके क्या होंगे प्लूरल के लिए मेनी होंगे, जो बहुत का मीनिंग देगा, जिसके बाद यू कैन यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो आपके हो जाएंगे कि आपके हो गए 10 का ए। 11 नंबर है आपका आई प्रेज ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। माय डियर अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी आर्टिकल नहीं लगता है, कभी कहने का मतलब जनरली नहीं लगता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द लगता है जब आपके अनकाउंटेबल नाउन इस फॉर्म पर हो, अनकाउंटेबल यानी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के केस में इस स्ट्रक्चर पे नाउन खास हो जाते हैं स्पेशल, और यह नाउन यदि अनकाउंटेबल भी है तो आपके इसके पहले आर्टिकल द लगता है। तो इसलिए आपके क्या होंगे, आपके कह रहा है कि आई प्रेज ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, इस बॉय की ऑनेस्टी खास बतला रहा है तो द लगा दीजिए। ऑनेस्टी प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के केस में पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, चाहे वह नाउन आपके अनकाउंटेबल हो, चाहे वह प्लूरल हो, चाहे काउंटेबल हो, तो इसलिए आर्टिकल द आएगा। 11 का ए। 12 नंबर है द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज डाइड। द आर्टिस्ट, माय डियर ये भी आपके सिंटेक्स में पढ़ाए हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स इजकल टू होता है नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट। यदि एक आर्टिकल है तो आपके सब्जेक्ट क्या हो गए सिंगुलर, यदि एक से अधिक आर्टिकल है तो सब्जेक्ट हो जाएंगे प्लूरल, ठीक है। यदि जैसे हमने बोला कि द टीचर एंड डायरेक्टर क्या होगा इज या आर टीचिंग। ध्यान दीजिए द टीचर एंड डायरेक्टर इज या आर टीचिंग, यानी आर्टिकल कितने हैं, एक, व्यक्ति एक ही है, पोस्ट 2 है,
द टीचर एंड डायरेक्टर, यानी जो व्यक्ति टीचर है वही डायरेक्टर है, क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर, आपके क्या आएगा, इज। लेकिन यही बात हम बोले द टीचर एंड द डायरेक्टर, द टीचर एंड द डायरेक्टर, यदि ये आपके आर्टिकल कितने हो गए, दो, यानी एक व्यक्ति टीचर है और एक डायरेक्टर है, क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, प्लूरल आर। इस बात को याद रखिएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो आपके जो होंगे यहाँ पे द आर्टिस्ट एंड राइटर, जो एक ही आर्टिकल है, तो जो आर्टिस्ट है वही क्या है, राइटर है। हैज डाइड, क्या हो गए, मर गए, सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति है तो क्या होगा, सिंगुलर, सही है। 12 का नो एरर, 12 का नो एरर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका 13, आई विल रिटर्न बैक इन 5 मिनट्स, आई विल रिटर्न बैक 13, आई विल रिटर्न बैक इन 5 मिनट, यानी ध्यान दीजिए माय डियर, आपके कुछ होते हैं सुपरफ्लूअस वर्ड, जैसे आई विल रिटर्न बैक, आपने कह दिया कि मैं रिटर्न होऊंगा, तो रिटर्न के साथ यदि बैक लगा रहे हैं तो यह जो है वर्ड सुपरफ्लूअस, यानी ग्रामर की दृष्टि में यह भद्दा बनाता है और गलत कर देता है। जैसे आपने बोला कि यह ब्लंडर मिस्टेक, तो आपने गलत हो गए। ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत क्या, बहुत बड़ी गलती, फिर इसके साथ मिस्टेक नहीं आता है। जैसे आपने बोला कजिन, कजिन का मतलब ही है चचेरा, चचेरा, फुफेरा भाई, जो भी हो, लेकिन इसके साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं आता है, जो ग्रामर जो है सुपरफ्लूअस बनता है और क्या हो जाता है, एरर हो जाता है। तो कभी भी आप क्या करिएगा, रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं होता है, आपके ब्लंडर के साथ मिस्टेक का यूज नहीं होता है, कजिन के साथ सिस्टर या ब्रदर का यूज नहीं होता है। आपके जो है इस तरह से ध्यान दीजिए, AM PM मॉर्निंग इवनिंग नहीं लिखते हैं, तो आपके 13 का हो गया बी, आप रिमूव कर दीजिए, बैक सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आइए, बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। 14, बीइंग अ रेनी डे, वी कह रहा है कि बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। देखिए बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। देखिए वी डिड नॉट गो आउट। अब ध्यान दीजिए इस सेंटेंस में बीइंग अ रेनी डे, आप वर्ब याद कीजिए जिसमें हमने पढ़ाया था आपके नॉन फाइनाइट वर्ब, आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। यदि ये सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के सुटेबल होते हैं तभी जो है यह आपके सेंटेंस सही होंगे, और नहीं तो इसका अपना सब्जेक्ट चाहिए। जैसे हमने बोला कि बीइंग अ टीचर आई विल, बीइंग अ टीचर आई विल टीच यू क्या, इंग्लिश। टीचर होने के कारण मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इंग्लिश। बीइंग अ टीचर, आई क्या है, सब्जेक्ट। अब देखिए ये सब्जेक्ट यहाँ सूट कर रहा है कि नहीं। बीइंग अ टीचर, आई यहाँ ला के देखिए, आई बीइंग अ टीचर, मैं टीचर होने के कारण, आई विल टीच यू इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। यानी यह आई लिखने की जरूरत नहीं है, आप बीइंग से स्टार्ट करिए, बीइंग अ टीचर आई विल टीच यू इंग्लिश, सही है। लेकिन बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। अब देखिए बीइंग रेनी डे होने के कारण हम लोग बाहर नहीं जा सके या नहीं गए। अब देखिए वी को यहाँ पुट करके देखिए, वी बीइंग अ रेनी डे, हम लोग वर्षा होने के कारण, सही है क्या, नहीं, यानी ये सूट नहीं किया तो इसका अपना सब्जेक्ट दीजिए। आपके मौसम के लिए क्या आता है, सीजन के लिए, आपके मौसम वेदर के लिए इट आता है, यानी इट बीइंग अ रेनी डे, वर्षा होने के कारण हम लोग बाहर नहीं जा सके। तो आपको सब्जेक्ट क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा वहां पे। तो आपके जो आंसर होंगे 14 का वह हो जाएगा ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पीस। लिख के देख लीजिए, आपके सी ऑप्शन PIECE, पीस, पीस हो जाएगा सी ऑप्शन, PIECE, पीस, PIECE, पीस, ये सही है, टुकड़ा। 15 के बाद 15 का सी। 16 ऑप्शन है, फाइंड आउट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्न। गवर्न मतलब क्या, संचालित करना, गवर्नर जिससे बनता है। 16 का आपका क्या हो जाएगा, तो 16 का हो जाएगा गवर्न का, ध्यान दीजिए गवर्न आपके वर्ब हैं, गवर्नमेंट ENT लगता है आपका, ध्यान दीजिए ENT लगा, आपका क्या बन गया, नाउन बनता है।
ग्वानेबुल, ABLE लगता है तो आपके एडजेक्टिव बनता है ग्वानेंस आपके जो है, और नन ऑफ दीज, तो आपके 16 का जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, 16 का बी, 16 का बी। 17, 18, 19, 20 आपके पैसेज हैं। जहांगीर के बारे में, इम्प्रेस शासक के बारे में बताया है, बहुत इजी है, हम आंसर बोल देते हैं। जो बाकी आगे 1 नंबर पैसेज ही पढ़ के बतलाए थे, टाइम कम हो इसलिए 17, 18, 19, 20 का सिर्फ पैसेज का हम आंसर लिख देते हैं, क्योंकि आपके बहुत इजी है। जहांगीर के बारे में आप मिला लीजिएगा, बाकी हम जो है कल से पढ़ा देंगे, ठीक है, टाइम देना हो, क्योंकि ये पैसेज जो है मेरे पास मिसिंग हो गया है। सेट 2 का जो पैसेज है मेरे पास नहीं है, मिस हो गया है कहीं, तो इसलिए आंसर इसका बता देते हैं। इजी है लेकिन 17, 18, 19, 20 का आपका आंसर होगा BCDC, यानी BCDC। इस तरह से आपके सेट 2 कंप्लीट हुए। मिलते हैं सेट 3 के साथ कल, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी स्टूडेंट्स अभी नहीं जाना है सेट सीरीज के बारे में उनको बतलाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।